बिहार में चुनाव है, चुनाव का शोर है, यात्राएं हैं, यात्राएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। 15 दिन का एक नाटक चला वोटरों को अधिकार से बिल्कुल लाद दिए जाने का कि वोटर अधिकार यात्रा है। जो वोटर अधिकार नहीं लेना चाह रहा था उसको पटक के लाया गया और उसको उसका अधिकार दे दिया गया, क्योंकि चुनाव आयोग और आज जिनका जन्मदिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो मिलकर पूरा चुनाव चुरा ले रहे हैं। कभी महाराष्ट्र का, कभी पंजाब का, कभी हिमाचल का, कभी कर्नाटक का, कभी कहीं का, कभी कहीं का। और जिन 4 इलाकों का मैंने नाम लिया है वो जानबूझ के लिया है, उसको देख लीजिए। और आनंद जी, दर्शक आपको बहुत ज्यादा गाली देने वाले हैं, क्योंकि आप बाएं होके जो चुपके से अपने नोट्स पढ़ रहे हैं, वो उनको पता चल रहा है कि वो आप मुझे और उनको इग्नोर करेंगे। है, हमारे साथ हैं आचार्य आनंद कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी आपका। नमस्कार। नोट्स नहीं, वहाँ कोने में झांक करके व्हाट्सएप पे आ रहे मैसेज देख रहे थे। ओके, तो नोट्स हम लोग के पास होते कहाँ है? नोट्स तो हम लोग के पास कॉलेज के जमाने में भी नहीं थे। यात्राओं के इस दौर में एक खबर जो कहीं नहीं आ रही है कि बिहारियों के एक बड़े वर्ग, लगभग 10 लाख बिहारियों को पंजाब से लतिया के भगाए जाने की घोषणाएं हो रही हैं, माइक लगाए जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, जिस पर हमारे नीतीश बाबू से लेकर तेजस्वी कुमार तक को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए मुद्दा ही नहीं। बिहारी जहां तहां लात खाएं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहारी नहीं होगा तो देश का निर्माण होगा। जी, हम तो सबसे ज्यादा मजदूर सप्लायर हैं। मजदूर सप्लायर बनने और बनाने पर आमादा ये राज्य 24,000 अतिरिक्त ट्रेन मांग सकता है, उसकी डिमांड कर सकता है। अब कहने को अदानी जी को इसने जमीन वमीन बेच दी है, तो एक पीरपैंती में 25,000 करोड़ का निवेश भी हो रहा है, 2-4 जगहों पर और भी सुन रहे हैं। लेकिन ये जो राष्ट्रीय आपदा है या राष्ट्रीय षड्यंत्र कही है, कभी तमिलनाडु में बिहारी पिटाई खाता है, कभी गुजरात में खाता है, कभी कर्नाटक में खाता है। क्या लात घूंसे खाना ही बिहारियों की नियति है? क्या हम इतने लतखोर हैं? और बेसिकली बिहारी चाहता क्या है इस चुनाव में? पंजाब के मसले पर हमने अजीत कुमार सिंह से, उर्फ दद्दा, उर्फ पहलवान जी, उर्फ बाबा रामदास, इतने नाम हैं उनके, उनसे एक विस्तृत बातचीत की है दर्शकों, वो भी आप इसी चैनल पर देखेंगे। लेकिन आनंद जी, हम उधर बस इसको छूते हुए निकलेंगे। बिहारीज, व्हाट डू बिहारीज वांट? बेबी को क्या पसंद है? बिहारी बेबी को क्या पसंद है? देखिए, बहुत सी चीजें थी जो कि बिहारियों की डिमांड्स में शामिल थी। बिहार में हुआ क्या, वो सबसे पहले समझना होगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक चीज होती है वीसीएस साइकिल। वीसीएस साइकिल ऐसी चीजों को अंग्रेजी में कहा जाता है जिस चक्र में आप एक बार फंस गए तो इस चक्र से निकलना बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे चक्रव्यूह से निकलना। तो आप एक बार फंस गए तो मतलब फंस गए। ये जैसे मान लीजिए कि कर्ज का सिचुएशन कहा जाता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला कर्ज होता है, जो आपके ईएमआई का सिस्टम होता है, जिससे आप क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं और उसके बाद जो है पेमेंट्स कर रहे होते हैं। तो एक बार मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड का बिल इतना कर लिया जितनी आपकी सैलरी नहीं होती। नॉर्मली सिखाया जाता है, बचपन से ही सिखाया जाता है लोगों को कि 40% से ऊपर क्रेडिट कार्ड से खरीदारी नहीं करनी चाहिए। मतलब तुम्हारी महीने की जितनी इनकम हो उसका 40% जो है उससे ज्यादा आप क्रेडिट कार्ड से खरीदारी ना करें और क्रेडिट कार्ड का बिल तुरंत चुकाएं, ये सब सिखाया जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने ये नहीं किया, 40% से ऊपर क्रेडिट कार्ड वाले बिल पे चले गए, तो एक बार जैसे ही आप उसमें घुस जाएंगे तो आप पाएंगे कि इससे निकलना, इस कर्ज के दलदल से निकलना बिल्कुल नामुमकिन जैसा होता है। ऐसा ही और चीजों में भी होता है। और चीजों में अगर उदाहरण के तौर पे देखना है तो ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की नौकरी छूट गई। अब नौकरी छूट गई तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब होनी शुरू होगी। अगर मान लीजिए 6 महीने तक आर्थिक स्थिति उसकी ऐसी खराब रह जाती है कि उसको दूसरी नौकरी नहीं मिली और उसे बार बार इंटरव्यू देने जाना पड़ रहा है, तो 6 महीने में उसके कपड़े भी पुराने हो जाएंगे, उसके जूते पुराने हो जाएंगे, उसके पास पैसे अब आ नहीं रहे हैं, तो वो नए ढंग के कपड़े नहीं खरीद सकता। तो उसके कपड़े वगैरह जो होंगे वो पुराने वगैरह हो गए होंगे। तो वो जब इंटरव्यू में जाएगा तो बाकी लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा और उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उसमें बहुत अंतर होगा। तो वो एक ऐसी वीसीएस साइकिल में आ गया है अब
जहां पे उसे दूसरी नौकरी आसानी से नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल में वो फंस गया है। तो ऐसा ही वीसीएस साइकिल जो होता है वो बिहार के लिए होता है पलायन। तो बिहार के लिए पलायन में क्या था, पुराने जमाने का जब पलायन आप देखिएगा तो पुराने जमाने का पलायन जो होता था उसमें बिहार से बाहर लोग जाते थे तो वो कुछ समय बिहार के बाहर रहने के बाद वापस बिहार आ जाते थे। वापस जब वो बिहार आ जाते थे तो इससे फायदा क्या होता था कि जो बाहर वो बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख के आया है उसको वो बिहार में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देता था। अभी भी ये चीज होती है। अगर आप खेती के उपाय देखेंगे तो धान की खेती अभी खेत बो करके और सब कुछ करके और किसान बड़े आराम से अभी बैठे हुए होंगे, क्योंकि कटनी में अभी समय है, थोड़ा पटाना वगैरह पड़ता है तो पानी पटाने वगैरह का काम किसान लोग कर रहे होंगे। लेकिन अभी कंपैरेटिवली किसान को आराम है या किसान छुट्टी में है। अगर अभी आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि 20 साल पहले धान की खेती अभी जैसे होती है वैसे नहीं होती थी। हुआ क्या कि पंजाब वगैरह में, हरियाणा वगैरह में जो किसान खेत मजदूरी करने के लिए जो लोग जा रहे होते थे वो लोग गए और वो लोग सीख करके आए और उन्होंने यहाँ पर अपनी पत्नी को बताया कि हम लोग तो वहां पे ऐसे बोते हैं, ऐसे लगाते हैं, ऐसे सीड का ट्रीटमेंट करते हैं, सीड का ट्रीटमेंट करने के बाद उसको खेत में जाके छिड़कते हैं। तो ये लंबा सा पूरा जो प्रोसेस उन्होंने सिखाया, तो ये कॉपी हो गया इंडिया यहाँ बिहार के खेतों में। तो बिहार की जो खेती आप बदली हुई देखते हैं उसमें सरकारी योगदान कहीं से कोई भी नहीं है। ये 100% पंजाब और हरियाणा गए जो किसान थे उन्होंने वहां पर जो सीखा उसको ला करके यहाँ पत्नी को सिखाया, उससे बदला है। तो वीसीएस साइकिल क्या है, यहाँ पर वीसीएस साइकिल ये है कि एक बार जब आप इस किस्म की साइकिल में फंस गए हैं जिसमें आपको यहां से जाकर के कहीं बाहर काम करना है और कमाना है, तभी आपका गुजारा चल सकता है। उससे कम खर्च में आपका गुजारा नहीं चल सकता। तो आप ऐसी जगह फंस गए हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन होता है। अब यहाँ पर बिहार में अब सोचिए कि इससे हुआ क्या। हुआ ये कि आप बाहर कमा करके जब वापस घर में पैसे लेकर के आ रहे हैं तो आप उस पैसे का करेंगे क्या, उस पैसे का कहीं निवेश करेंगे, तो बैंक देख वगैरह में रखोगे। जी जी देखिए, मुझे फिर दर्शक गरियाएंगे कि आपने फिर आचार्य जी को रोक दिया। हारमोनियम लेके इधर उधर मत जाइए। बिहारी बेबी चाहता क्या है? तो बिहारी बेबी जो चाहता है उसकी ही समस्या की बात कर रहे हैं। बिहारी बेबी देख चाहता है कि उसके पास रोजगार जो है घर पे हो जाए, लेकिन वहां पे समस्या क्या हुई है कि जब वो बाहर से पैसा कमा के लौटा, इस पैसे से उसने जमीन खरीदनी शुरू की। अब जमीन की कीमतें जो है बिहार में वो इतनी बढ़ी हुई है क्योंकि वो बाहर से पैसा कमा के आ रहा है और चुपके से जमीन खरीद ले रहा है, और उसमें उसे टैक्स नहीं देना है, हर किस्म की बेईमानी करनी है। तो आप अभी देखिएगा कि हर रोज जमीन की दाखिल खारिज वाला जो अधिकारी होता है वो हर रोज कहीं ना कहीं पकड़ा जा रहा है। सीओ वगैरह पे निगरानी विभाग जो होता है उसका छापा पड़ रहा होता है। हर रोज कोई 2 लाख रुपए, कोई 1.5 लाख रुपए लेता हुआ पकड़ा जाता है। स्थिति ये है कि अभी 2-4 दिन पहले सीओ लोग यहाँ पे आ गए थे पटना में, और वो लोग धरना प्रदर्शन किस बात के लिए कर रहे थे, तो धरना प्रदर्शन इस बात के लिए कर रहे थे कि सीईओ जो है वो हम पर निगरानी करना छोड़ दें, सिर्फ हम ही बस एक रिश्वतखोर हैं बस क्या। बस एक ताजा जानकारी दे दूं कि एक जी चपरासी जी, पीएनजी, 1,68,000 रुपया लेते हुए पकड़ाए हैं एसडीएम ऑफिस से। अब आप ये बताइए कि कोई किसी चपरासी जी को 1,68,000 रुपए क्यों देगा? तो वो कहाँ जा रहा था? और लोग इसको कहने में हिचकेंगे, जा तो वो रहा था एसडीएम साहब के पास, एसपी साहब के पास, आईएएस साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास, और फिर वहां से कहा जाता है आप बिहार में एक दाखिल खारिज बिना पैसा दे के करवा के दिखा ली। छोड़िए साहब, दाखिल खारिज हटाइए, वो तो बहुत झंझटिया काम है। उसमें तो सर्वे और क्या क्या वंशावली और क्या क्या होगा। आप अपनी रसीद जमीन का कटवा लीजिए ना, कागज, रसीद कटवा के अपनी दिखा जमीन का रसीद कटवा के आके आ जाइए। बिना पैसा दिए, आपको मान लेंगे। इतने गले तक जो जनता भ्रष्टाचार में है, जो राज्य भ्रष्टाचार में है, उसके 4 करोड़ यानी लगभग 1/3 लोग, जो जनसंख्या, ये लोग कहते हैं ना वोट चोरी वोट चोरी, वोट चोरी तो हो गया भाई। 4 करोड़ में कितने लोग आएंगे तुमको वापस वोट देने? बहुत कम आते हैं। खासतौर से हमारी पीढ़ी वाले तो बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं। उन्होंने जो भाई एक जहां आरा का शेर मुझे याद आता है कि जमीने हिंद पर हमने वो बर्बर रुखाई देखी है, किसी और जहां को अपना घर बनाए अब तो। औरंगजेब की बहन थी, उसने ये लिखा है, और
उसके बारे में कहा जाता है कि वो बाप से भी प्रेम तो करती थी, और पता नहीं वो तो क्या क्या। लिखेगी ना, अब बेचारी को शादी नहीं करने दे रहे थे आप, तो आप नहीं, जैसे दुष्ट उसके लोग। बारे में यह भी हल्ला है कि उस शाहजहां ने शादी भी कर ली थी, पता नहीं क्या घालमेल है। लेकिन ये बिहारियों का पूरा, अब देख, यही सब दिक्कत है। अब आपको इसमें हंसने को किसने कहा, मैं गंभीर बात कर रहा हूँ। जहां मोहम्मदवादियों का जिक्र होगा, आप जैसे आदमखोर अपनी जीभ लपलपाते हुए बाहर आ जाते हैं। अरे ठीक है भाई, प्रेम था, अब किस तरह का प्रेम था भाई? वायवीय प्रेम हो सकता है, अफलातूनी प्यार हो सकता है, प्लेटोनिक हो सकता है, सब कुछ देह के स्तर पर। जिस्म की बात नहीं है, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। सबसे अच्छा तो उनका खुद का ही एक्सप्लेनेशन था, अपनी बगिया में लगाए हुए फल कोई नहीं तोड़ सकता क्या? दर्शकों देखिए, किसी गंभीर विषय को कैसे हंसी मजाक में बदल देना है, ये इस दुष्ट ब्राह्मणवादी आदमी से आप लोग समझिए। लेकिन बिहारियों का मोटो हो गया है कि जमीनें बिहार पर हमने वो बर्बर उठाई देखी है, तो अब वो 4 करोड़ में से कितने करोड़ लोग आते हैं आपको वोट देने? लेकिन इसके बावजूद बिहारी सुधर कहाँ रहा है भाई? ये तो देखिए चार, रुकिए हमारा रुकिए रुकिए, मजाक चार बनाने चार के लिए, करोड़ रुकिए। एक बस बोल दूं, हमारा मजाक बनाने के लिए वो वीडियो तो अति वायरल है जिसमें कहा जाता है कि विकास पर वोट देबू कि ना, तो महिला और पुरुष पूछते हैं कि वोट देवे से पहले ही बताओ कि विकास कौन जात के बाद। अब ये जो मानसिकता है, इसका क्या उपाय है? जी, आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए इसमें इसमें कई कई क्षेत्रों को आप देख सकते हैं। क्षेत्रों को अगर आप देखेंगे, मान लीजिए जैसे कि आप इसमें देखिए आरा वगैरह का इलाका देखिए, भोजपुर के क्षेत्रों को देखिए, तो आपको यहाँ पर ये नजर आएगा कि जैसे आरा का आप देखेंगे तो आरा का जो शहरी क्षेत्र होता है उसमें जब चुनाव आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि शुरुआत में वहां पर पूरा कांग्रेस का रूल होता है 1967 तक। 67 के बाद ये बदलना शुरू होता है। बिहार सबसे पहले जो है वो नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट लाना शुरू कर चुका था, तो वहां पर ये बदलना शुरू करता है। फिर आप देखेंगे कि 95 वगैरह का जो दौर था उसमें यहाँ पर समाजवादी आकर के घुस जाते हैं और वो लोग जो है वो अपनी जगह बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे 2010 का दौर बीतने लगता है वैसे वैसे भाजपा जो है वो वहां पर अपनी पकड़ बनाने लगती है। तो जो विकास का मुद्दा होता है, जातिवाद, मतलब शुरुआत में आप देखेंगे तो कांग्रेस का जो समाजवाद था उसके लिए वोट पड़ रहा था। उसके बाद का एक बड़ा सा लंबा सा हिस्सा था जिसमें जाति के नाम पर वोट पड़ रहा था, और वो पूरे भारत में पड़ रहा था। पूरे भारत में कोई ऐसा नहीं है जो अपने आप को दूध का धुला कह ले। अभी हाल में यूपी में जो चुनाव हुए हैं उसमें 32 सीट जो सपा को मिल गई है, उसमें अगर कोई कह दे कि जातिवाद नहीं था तो वो उस पर हंसी आ जाएगी हमें फिर से बेकार में, तो उसको जाने देते हैं। तो जातिवाद नहीं था ऐसा नहीं है, तो जातिवाद बाकी जगहों पर भी था। तो अभी हाल तक बाकी जगहों पर जातिवाद है, बिहार उससे थोड़ा सा आगे निकल गया है। तो बिहार उससे आगे निकल करके कहाँ पहुंचा है? तो पहुंचा है अब विकास पर। लेकिन विकास में अब समस्या क्या है ये समझिए। विदेशों से जो पैसा आता था या बाहर काम करने से जो पैसा आता था, तो 1915 का आप दौर देखेंगे तो 1915 के दौर में आप देखेंगे कि 4.4 करोड़ रुपए मनी ऑर्डर से बिहार आए। अब 4 करोड़ रुपए बिहार में अगर मनी ऑर्डर से आए हैं तो वो किस तरह से आए हैं? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी ने भेजे हैं, वो गिरमिटिया मजदूर जो बिहार से बाहर मजदूरी करने गया था, वो उसने भेजे थे। जब 1920 तक का दौर आप देखेंगे तो 1920 तक का दौर आते आते ये अमाउंट जो है वो 4 करोड़ से बढ़कर के 6 करोड़ से ऊपर हो गया था, 6.6 करोड़ से ऊपर जा चुका था। तो 6.6 करोड़ आप सोचिए, आज से 100 साल पहले के दौर में अगर बिहार में आ रहा है कहीं बाहर से, तो उस पैसे का आप क्या कीजिएगा? तो उस पैसे को बचाने का तरीका एक ही होता था, निवेश का जो तरीका होता था उसमें जमीनें खरीद ली जाती थी। तो नतीजा ये हुआ है कि बिहार में जमीन की कीमत जो है वो बहुत बढ़ गई है। आज की डेट में नोएडा में अगर आप एक मकान खरीदते हैं तो वो सस्ता पड़ेगा ऐसा हो सकता है, पटना में आप अगर मकान खरीदने जाएंगे तो करीब करीब उसी कीमत का पड़ेगा। तो इसकी वजह से बाहर से अगर कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए आना चाहता है, निवेश करना के लिए आना चाहता है, तो या तो उसके पास पहले से अपना खुद का मकान हो, खुद की जमीन हो जिस पर वो अपना मकान बना सके। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो जो उसे खरीदना पड़ेगा या किराए पे लेना पड़ेगा वो बहुत महंगा पड़ेगा। उतनी ही कीमत पर वो जब दिल्ली में काम शुरू कर सकता है, नोएडा में काम शुरू कर सकता है, तो वो बिहार में काम क्यों शुरू करे?
तीसरी चीज जो होती है वो ये होती है कि बिहार सरकार जो अलग अलग जगह पे उसके पास लैंड के पॉकेट्स हैं, उस लैंड के पॉकेट को उठाए और वो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना शुरू करे और उस इंडस्ट्रियल एरिया में लोगों को जगह देना शुरू करे। जैसे पटना में आप देखेंगे तो पटना इंडस्ट्रियल एरिया में आज की डेट में अखबारों तक के जो दफ्तर होते हैं, मतलब जितने भी बड़े अखबार के दफ्तर हैं, वो सभी बड़े अखबारों के दफ्तर आपको इंडस्ट्रियल एरिया में मिलेंगे। कुछ एक अखबारों के दफ्तर जो उतने बड़े नहीं है, मतलब अब जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया 1.5 पन्ना ही छपता है बिहार से तो छपता नहीं। अंग्रेजी अखबार जो है वो बिहार से नहीं छपते, ज्यादातर जो है वो कोलकाता से छप कर आते हैं। तो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है तो टाइम्स ऑफ इंडिया को 1.5 पन्ना ही यूज करना है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया को आपकी जरूरत नहीं है कि इंडस्ट्रियल एरिया में वो एक बिल्डिंग ले और अपना प्रेस लगाए। वो कलकत्ता से अपना काम चला ले रहा है। वो कब आएगा बिहार में? तो वो बिहार में तभी आएगा जब उसको जमीनें इस रेट में मिले कि वो जमीन ले सके, उस पर अपना प्रिंटिंग प्रेस चला सके। तो प्रिंटिंग प्रेस चला सके, इसके लिए जमीन खरीदने की स्थिति उसकी एक ही स्थिति में बन सकती है कि बिहार सरकार उसको 1 रुपए की लीज पर जमीनें देना शुरू करे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि उसके पास जमीन हो और वो आकर के यहाँ पर अपना फैक्ट्री लगा करके और रोजगार पैदा करना शुरू कर सके। आप सोचिए कि अगर मैं एक यूट्यूब चैनल लगाना चाहूं और मुझे यहाँ बताया जाए पटना में कि महीने का किराया 20,000 रुपए होगा, तो इसका मतलब सीधा सीधा किराया ही 2.5 लाख रुपया सालाना हो गया। इसके अलावा आप बिजली बिल वगैरह जोड़िएगा, इक्विपमेंट्स वगैरह का खर्च जोड़िएगा, ये सब जोड़ जाड़ करके इतनी ही कीमत पे तो मैं अपना एक ऑफिस नोएडा में शुरू कर सकता हूँ। तो मैं पटना में अपना ऑफिस क्यों लगाऊं? पटना में मैं अपना ऑफिस तभी लगाऊंगा जब मैं अपने ड्राइंग रूम को कन्वर्ट कर सकता हूँ स्टूडियो में। इसके अलावा मेरे पास कोई और तरीका नहीं बचता है। मैं स्टूडियो किराए पे ले करके और उसका खर्च अफोर्ड करूं, साल का करीब करीब 5 लाख रुपया, ये नहीं हो सकता। तो ये जो अंतर है, ये अंतर आपको समझना होगा। मतलब तो बिहारी के लिए बेबी को जरूरत, मतलब बिहारी बेबी को इंडस्ट्री चाहिए, उन मूल्यों पर चाहिए जो बाहर उसको मुहैया है, उससे सस्ता चाहिए, अपने घर पर चाहिए। और ये पीड़ा दर्शकों, श्रोताओं, देवियों, सज्जनों, हम सब की है। हम सब की बोले तो मेरे और आनंद जी जैसे लोग जो 30 वर्षों से पलायन का दंश झेल रहे हैं। आनंद जी पटना में हैं, इससे ये मत समझिए कि वो पलायन का दंश नहीं झेल रहे हैं। मैं अभी फिलहाल पटना में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पलायन के दंश से बचा हुआ हूँ, जी नहीं। हमारे परिवार बिखर गए हैं, हम सब लोग इधर उधर तितर बितर हो गए हैं। पूरे बिहार का यही हाल है। जो बिहार कभी संयुक्त परिवार की प्रथा में सबसे आगे था, आज वहाँ एकल परिवार मुझे लगता है सबसे ज्यादा है। और मैंने आपको बताया है कि 1/3 जनसंख्या जिस राज्य की बाहर यत्र तत्र सर्वत्र लात जूता गाली गलौज खाकर अपना जीवन किसी तरह निर्वाह कर रही हो, उस राज्य का आत्मविश्वास कैसा होगा, उस राज्य के नागरिकों का नागरिकता बोध कैसा होगा। सच पूछिए तो बिहारी तो अभी भी गुलाम है। इन सभी सवालों पर सोचिएगा जरूर, और वोट देते समय अपने अब इसमें नेताओं एक चीज पनेताओं को से बात जरूर कीजिएगा। इसमें एक चीज सॉरी, को और जोड़ दीजिए कंक्लूडिंग रिमार्क्स जी। जी। तो बिहारी को चाहिए क्या जब बिहार आता है? वो तो उसको चाहिए क्या, तो चाहिए क्या ये लोग बात ही नहीं कर रहे कि क्या चाहिए उसको, ये पूछ लें तब तो उससे कहा जाए कि हाँ ये चीजें मैंने उपलब्ध करवा दी हैं बिहार में, अब तुम बिहार वापस आ जाओ। पलायन करके तुम गए थे, कोई बात नहीं, अब तुम वापस आ जाओ, ये सारी चीजें मैंने बिहार में उपलब्ध करवा दी हैं। तो बिहार के बाहर उसको क्या चीजें उपलब्ध हो गई? तो बिहार के बाहर जो चीजें उसको उपलब्ध हो गई हैं, उनमें सबसे पहली चीज देखिए कि उसके पास सड़क, बिजली, पानी वगैरह जो थी, वो सारी कुछ जो बेसिक सुविधाएं कहते हैं, बिजली, पानी, सड़क, बिप्स जिसको कहते हैं, बिपाशा बसु के नाम से शायद प्रेरित होकर के ये बना था कभी, तो बिप्स कहा जाता था इसको। अब ये जो बिप्स है, ये बिजली, पानी, सड़क जो है वो उपलब्ध है। अगर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में देखेंगे आप, तो सिर्फ अगर अभी का डेटा देखें तो अभी 36,800 किलोमीटर के लगभग सड़कें जो है वो रिपेयर कर दी गई हैं और बनाई गई थी अभी, मतलब पिछले 20 साल के अंदर ही। और इस 20 साल के अंदर जो उनको रिपेयर वगैरह करने की जरूरत पड़ी, तो अभी 2018 की एक पॉलिसी थी ग्रामीण सड़कों के निर्माण की, उस पॉलिसी के अंदर इन 36,000 सड़कों को रिपेयर करना था। तो सड़कें तो रिपेयर कर दी गई,
करीब करीब सभी 1000 के करीब सड़कें हैं जो अभी रिपेयर नहीं हुई हैं, लेकिन बाकी 36,800 के लगभग जो सड़कें हैं वो रिपेयर हो चुकी है। तो अब मान लीजिए कि सड़कें बन गई, बिजली आपके गांव-गांव तक पहुंचने लगी, बिजली का कंजम्पशन बढ़ गया। बिजली का कंजम्पशन भी अगर आप देखिए तो 2005 में बिजली का कंजम्पशन जो है वो 700 मेगावाट होता था, अभी ये 2.16 करोड़, ये 8,000 मेगावाट से ऊपर पहुंच गया है। 2.16 करोड़ जो है वो उपभोक्ता होते हैं, जो उपभोक्ता कभी जो है वो 13 लाख 14 लाख हुआ करते थे। तो इतना अंतर आ गया है। तो बिजली का भी अंतर आ गया है, सड़क का भी अंतर आ गया है, पानी की सुविधा नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। बिहार में जनरली 50 फीट खोदने पे पानी निकल आता है, तो पानी बहुत बड़ी असुविधा हो ऐसा नहीं है। तो बिजली, पानी, सड़क जो होता है वो अवेलेबल हो गया है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। अब मान लीजिए बड़े शहर में कोई आदमी जो है वो लाख रुपए की तनख्वाह पर पहुंच चुका है, लाख रुपए महीना की तनख्वाह पे पहुंच चुका है, तो उसके बच्चों को जैसा स्कूल चाहिए वो स्कूल यहाँ अवेलेबल नहीं है। उसकी पत्नी और उसके परिवार को जैसी सोसाइटी चाहिए वो यहाँ मौजूद नहीं है। तो अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप इस पर काम करना होगा कि कोचिंग की जो सुविधाएं होती है, स्कूल की जो सुविधाएं होती है, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं होती है, ये सब जो है वो बिहार में बेहतर हो सके। तो थोड़ा इस पर काम शुरू हुआ है, हाल में हॉस्पिटल वगैरह बनने शुरू हुए हैं। अदरवाइज पूरे बिहार को सब लोग जानते हैं कि पटना आना पड़ता था, मतलब मामूली सी भी कुछ चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए तो आपको पटना आना पड़ेगा। पटना से पहले आप कहीं नहीं रुक सकते। आप चाहे दरभंगा में हो, आप चाहे सहरसा में हो, आप चाहे बक्सर में हो, आप चाहे नवादा में हो, जहां भी हो आपको पटना ही आना है। तो पटना रिफर कर दिया जाता था। तो ये स्वास्थ्य सेवा जो है इसको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कोप है हमारे पास, और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है वो ऐसे हैं जो यहाँ वहां यत्र तत्र सर्वत्र जो है वो पीटते रहते हैं, लोग दौड़ा दौड़ा करके पीट देते हैं उनको। यहाँ पटना में भी पीट चुके हैं। तो ये स्थिति है स्वास्थ्य मंत्री की बिहार में। तो यहाँ बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, या ये सवाल जो है वो स्थानीय जो नागरिक है वो अपने विधायक जी से कर सकते हैं। तो ये करना शुरू करना चाहिए अब कि भैया ये अब कब सुधरेगा। दर्शकों, श्रोताओं, मर्ज की बात हुई और उस मर्ज के साथ साथ हमारे चिकित्सक ने दवाएं भी सुझा दी। आप लोग कब सुधरेंगे? पंजाब में 10 लाख बिहारियों को बाकायदा माइक से भगाया जा रहा है। तो बिहारियों, इसका थंबनेल सीधा रहेगा, बिहारियों लाज है कि नहीं, या बिल्कुल नहीं है वो तो नहीं है, वो तो नहीं है, वो छोड़ करके ही निकलते हैं। मैं इन सारे सवालों घर के पे साथ छोड़ करके निकलते हैं। जब देखिए पलायन करने के लिए लात मार के घर से भगाया जाता है ना, तो बच्चा भी जो होता है वो भी वो समझ रहा होता है कि बाप जब लात मार करके घर से निकाल ही रहा है तो लाज शर्म भी घर पे ही छोड़ के जाते हैं। तो वो शर्म लाज जो होती है ना वो घर पे ही छोड़ करके उसके बाद घर से निकलता है। तो बिहारी बेशर्म होता है, ये आपको मान के चलना चाहिए। इन सभी सवालों के साथ और उनकी चिकित्सा के साथ आप सभी को छोड़े जाता हूं। एक छोटे से विराम के बाद फिर हाजिर होंगे, और आपको पता है कि बिहार की टटका खबर हम आपको रोज दे रहे हैं सुबह सवेरे। तो कृपया बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब की कृपा बनाए रखिए, बरसाते रहिए। और एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।